the artificial method to remove nitrogenous waste, to remove excess liquid from the body of an human या from the body of an organism, इस मेथड को कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस दो तरह का होता है, एक होता है हीमोडायलिसिस। अच्छा, हीमोडायलिसिस की भी एक टाइप है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल तौर पर ये दो तरह का होता है, एक होता है हीमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसको आपको जरा समझना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक पेशेंट है, अब आपको इसको हीमोडायलिसिस करना है, यानी कि आपने आपने इसका ब्लड साफ करना है, इसका ब्लड क्लियर करना है। तो सिंपल क्या करेंगे कि एक कैथीटर होगी, एक ट्यूब होगी जिसको हम कहते हैं फेस्टुला। फेस्टुला की ट्यूब होती है, वो ट्यूब इसकी आर्टरीज और वेन्स में एंटर की जाएंगी। ठीक है, एक तरफ से ब्लड आ रहा है। अब मुझे बताएं जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है। ये वाला जो ब्लड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो ब्लड है ये कैसा होगा, और जो ब्लड वापस आ रहा है वो कैसा होगा। ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा है, ये वो ब्लड है जिसमें वेस्ट मटेरियल मौजूद है, जिसमें बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसमें एक्सेस फ्लूइड है। तो ये सारी चीजें इस ब्लड के अंदर होंगी। अब ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा है, ये वाला ब्लड, पहले इस ब्लड का प्रेशर चेक किया जाएगा। ब्लड का प्रेशर चेक करने के बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है हेपारिन का, और ये जो इंजेक्शन होता है एंटी कोगुलेंट होता है। ये कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट, इसको हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट। इसका काम क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड क्लॉट को खत्म करता है। आपके ब्लड की खास बात ये है कि अगर आपका ब्लड किसी भी वजह से अगर बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाए तो वो क्लॉट करना शुरू हो जाता है। तो अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगाते, हेपारिन इन्फ्यूजन अगर आप नहीं दें या एंटी कोगुलेंट आप नहीं प्रोवाइड करें, तो इससे क्या होगा। इससे होगा कि जो ब्लड आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो ब्लड क्लॉट हो गया तो ये बड़ी खतरनाक बात है, सारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, वो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा और वो ब्लड वापस बॉडी में नहीं जा पाएगा। तो आपको तो ब्लड वापस बॉडी में भेजना है ना, तो इसके लिए जरूरी है कि जो ब्लड बॉडी से आ रहा है उसको आप एंटी कोगुलेंट दो, ताकि उसका क्लॉटिंग फैक्टर खत्म हो जाए, कि क्लॉटिंग फैक्टर रुक जाए, काम करना छोड़ दें। अब वो ब्लड, पहले आपने उसको हेपारिन दे दिया, यानी कि एंटी कोगुलेंट प्रोवाइड किया। उसके बाद एक ब्लड पंप होता है जो ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, ब्लड को आगे फेंकता है, ब्लड को प्रेशराइज करता है ताकि वो ब्लड फ्लो करता रहे। अच्छा, अब उसके बाद फिर एक मशीन होती है, इस मशीन को हम कहते हैं डायलिसिस मशीन। इस मशीन के अंदर क्या होता है, इस मशीन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं डायलाइजेट। इस मशीन में डायलाइजेट नाम का लिक्विड होता है। ठीक है, अब देखें ध्यान से समझिएगा, डायलाइजेट का जो फ्लो है वो इस तरह होता है, डायलाइजेट का फ्लो ऐसा है, और आपका जो ब्लड है उसका फ्लो ऐसा है। तो डायलाइजेट की एबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी, डायलाइजेट वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जैसे ही डायलाइजेट आपके ब्लड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो आपके ब्लड में जितना वेस्ट होगा वो सब एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं कि जो ब्लड यहां से जा रहा है और जो ब्लड वापस आ रहा है, इन दोनों में फर्क क्या होगा। जो ब्लड जा रहा है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, इसमें एक्सेस वाटर होगा। लेकिन जो ब्लड वापस आ रहा है उसमें क्या होगा, वो प्योरिफाइड होगा और एडजस्टेड होगा। ये जो ब्लड वापस आ रहा है ये प्योरिफाइड होगा और एडजस्टेड ब्लड होगा, यानी कि इसमें हर चीज एडजस्टेड वे में मौजूद होगी। बात समझ में आ गई आपको। यानी कि एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम क्या करें, डायलाइजेट को एंटर कर रहे हैं, यहां से डायलाइजेट डाला जाता है, डायलाइजेट का जो सोल्यूशन है वो यहां से एंटर कर रहे हैं। और डायलाइजेट का फ्लो कैसा है, ये डायलाइजेट एंटर हुआ, यहां से डायलाइजेट जा रहा है, और यहां से हम जो कचरे वाला डायलाइजेट है वो यहां से बाहर निकाल रहे हैं। तो एक तरफ से हम फ्रेश डायलाइजेट एंटर कर रहे हैं, और दूसरी साइड से जो वेस्ट मटेरियल वाला डायलाइजेट है उसको बाहर निकाल रहे हैं। और ब्लड का फ्लो किस तरह है, ब्लड का फ्लो ऐसा है। तो इस ऑपोजिट फ्लो की वजह से, यानी कि ब्लड ऐसे आ रहा है, डायलाइजेट ऐसे आ रहा है, तो इस ऑपोजिट फ्लो की वजह से दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। इस कांटेक्ट की वजह से ब्लड का जितना वेस्ट है वो सब डायलाइजेट में चले जाता है, और आपका ब्लड जो है वो प्यूरिफाइड हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है बेटा।
जवेरिया। अब ये जितना ब्लड है ये सारा ब्लड जाएगा मॉनिटर में, इसका प्रेशर चेक किया जाएगा। ठीक है, प्रेशर चेक होने के बाद इस ब्लड में से एयर ट्रैप को रिमूव किया जाएगा। फर्स्ट कर लें, इस ब्लड में ड्यूरिंग द फ्लो कोई एयर ट्रैप बन गया था, एयर बबल बन गया, तो यहाँ पर एक मशीन होती है या एक डिवाइस होती है, वो बबल को खत्म करती है। अगर कोई ब्लड में बबल बन गया है तो उस बबल को रिमूव किया जाएगा। उसके बाद फिर वो ब्लड फाइनली आपकी बॉडी में दोबारा इंटर करवा देंगे। समझ में आई बात? यानी कि सिंपल एक पूरा फ्लो है, इसमें ब्लड को बॉडी से निकालकर मशीन में डाला जा रहा है और मशीन से घुमाकर उसको दोबारा बॉडी में एंटर करवा रहे हैं। जब ब्लड बॉडी से निकला था तो कैसा था? तो वो नॉन एडजस्टेड ब्लड था, वो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड था, अनफिल्टर्ड ब्लड था। और जब वो ब्लड वापस मशीन से घूमकर आया तो ब्लड का जितना वेस्ट था वो कहाँ चला गया? इस डायलिसिस में चला गया। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, और ये कितने घंटे लेता है? तकरीबन 5 से 10 घंटे लेता है ये। और इसमें वीक एक पेशेंट को बाहर जाना अलाउ होता है। जो पेशेंट हीमोडायलिसिस कर रहा है वो पेशेंट जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल में रहे, वो पेशेंट हॉस्पिटल से जा सकता है और वापस भी आ सकता है। मतलब उसको कॉल की जाती है कि आपको हफ्ते में 2 दफा या वीक में 1 दफा कम से कम डायलिसिस करवाना है, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल किडनी थोड़ी बहुत खराब है तो हीमोडायलिसिस करवा देंगे। ठीक है ना? तो फिर ये होगा कि हफ्ते में 1 दफा वो पेशेंट हॉस्पिटल जाए और हॉस्पिटल से डायलिसिस करवा कर वापस आ जाए। तो इस मेथड में कुछ फायदे भी हैं और क्योंकि इजी होता है, और लेकिन इसके नुकसान भी हैं। ये जो एंटी कोगुलेंट दिया जाता है, ये जो हेपारिन इन्फ्यूजन दिया जाता है, इससे सम टाइम कुछ केसेस ऐसे देखने में आते हैं कि बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड की थिकनेस बहुत कम हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर खत्म हो जाते हैं, तो ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी नहीं होती। तो इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ब्लड में समटाइम इन्फेक्शन भी आ जाते हैं, क्योंकि जो डायलाइजेट का लिक्विड है, अगर ये बिल्कुल साफ सुथरा नहीं हुआ, अगर ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, तो अगर इसके अंदर कोई जरासीम हुए, इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है, ये वाला जो मेथड है, ये थोड़ा रिस्की भी होता है। देखिए, हर चीज के कोई ना कोई फायदे हैं और उसके साथ कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस एसोसिएट होते हैं। तो आप समझ लीजिए हीमोडायलिसिस के फायदे तो हैं, ये इजी तो होता है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इसको करने की वजह से सम टाइम ब्लड में इंफेक्शन आ जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर केसेस में हीमोडायलिसिस के बजाय एक दूसरी टाइप के डायलिसिस है, उसको फॉलो किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है ना? अब देखते हैं, अगर टाइम है तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आज ही इसको हम कवर कर लें। अब एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम यहीं तक ही करते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़वा के जो थर्मोजेनेसिस का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो फिर हम कवर कर लेंगे। यहाँ तक मुझे बताया सब क्लियर है? आपको उसको टॉपिक को एक दफा रीडिंग करनी है बुक से, ये पूरा आप बुक से याद करेंगी। बुक में इसकी वर्डिंग बिल्कुल बेस्ट लिखी हुई है, तो वहां से आप इसको याद करेंगी, इसके पॉइंट बनाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में ना आए, कोई सवाल हो जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर के दौरान देखें, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है बेटा? या रीडिंग के दौरान भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी थर्सडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।